हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स शॉर्ट एंड सिंपल। इस वीडियो में हम फिजिक्स के 15 ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो पिछले साल के 2021 के जेईई मेंस में आए थे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेम्परेचर ऑफ इक्वल masses of three substances A, B, C are 10 degree Celsius, 20 degree Celsius and 30 degree Celsius respectively. When A and B are mixed, the equilibrium temperature is 16 degree Celsius. When B and C are mixed, their equilibrium temperature is 26 degree Celsius. So हमें क्या पूछा है? जब A और C मिक्स करेंगे तब उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या रहेगा, राइट? हमें क्या क्या दिया है? तीन इक्वल मास के सब्सटेंसेस है। दैट मीन्स मैं लिख सकता हूँ Ma इज इक्वल टू Mb इज इक्वल टू Mc विच इज इक्वल टू M, ओके। और उनके टेम्परेचर्स गिवन है। दैट मीन्स TA is equal to 10 degree Celsius, TB is equal to 20 degree Celsius and TC is equal to 30 degree Celsius। हमें ये पता है कि जब कोई सब्सटेंस हायर टेम्परेचर पे होता है तो वो हीट लूज करता है दूसरे सब्सटेंस को, राइट? सो जब A और B मिक्स करेंगे तब क्या होगा? TB मीन्स टेम्परेचर ऑफ B इज ग्रेटर देन टेम्परेचर ऑफ A, सो B लूज करेगा हीट A को। और क्या इक्वेशन लिख सकते हैं बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? We can write heat gain by A is equal to heat gain by heat loss by B. So heat gain by A का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Ma into specific heat of A multiplied by final temperature क्या गिवन है? 16 डिग्री and initial temperature क्या था? 10 डिग्री Celsius. So this is heat gain by A and heat loss by B is equal to MB into SB into 20 minus 16, right? तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा? एम ए और एम बी सेम है, राइट? ऐसे और एस बी में हमें इक्वेशन निकालना है। ऐसे इज इक्वल टू 4/6 एस बी, दैट मीन्स ऐसे इज इक्वल टू 2/3 एस बी, ओके। तो दिस इज आवर इक्वेशन 1। नाउ सिमिलरली जब बी और सी को मिक्स किया तब उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या हो गया? 26 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें क्या हो जाएगा? सी का टेम्परेचर बी से ज्यादा है, सो बी हीट गेन करेगा एंड सी हीट लूज करेगा। सो इसमें हम लिख सकते हैं हीट गेन बाय बी इज इक्वल टू हीट लॉस बाय सी। हीट लॉस बाय सी का क्या हो जाएगा? एम सी इंटू एस सी मल्टीप्लाइड बाय फाइनल टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेल्सियस एंड इनिशियल टेम्परेचर इज 30, सो 30 माइनस 26, ओके। इसमें आ जाएगा एम बी और एम सी सेम है क्योंकि तीनों मास सेम सेम तीनों सब्सटेंसेस सेम मास के हैं। सो एस बी और एस सी में क्या इक्वेशन आ जाएगा? हम इस एस सी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 6 एस बी बाय 4, 6/4 एस बी, दैट मीन्स एस सी इज इक्वल टू 3/2 एस बी। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। नाउ अभी हमें पूछा है जब ए और सी को मिक्स किया तब उनका इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होगा? अभी ऑब्वियस है ये कि Ma is less temperature of A is less than temperature of C, so मास A क्या करेगा? वो हीट गेन करेगा C से। सो इसमें हम लिखेंगे जो Ma ने हीट गेन की, हीट गेन विल बी फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर इज 10 विच विल बी इक्वल टू Mc ने जो हीट लूज की Mc इंटू एस सी इंटू 30 minus final temperature. Tf is the final temperature we are assuming, right? So Ma और Mc तो सेम है तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अभी हम Sa और Sc को Sb के टर्म्स में लिखते हैं तो क्या मिलेगा हमें? 2/3 Sb multiplied by Tf minus 10 is equal to 3/2 Sb, राइट? ये Sc में हम 3/2 Sb लिख देंगे, ये वाला, ओके। सो इसका क्या हो जाएगा? 3/2 एस बी इंटू 30 माइनस टी एफ। इसको हम सॉल्व करते हैं, एस बी कैंसिल हो जाएगा। इसमें क्या होगा? 4 TF माइनस 4 TF माइनस 40 इज इक्वल टू 9 TF, सॉरी इसमें आ जाएगा
270 माइनस 90 है। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, टीएफ की वैल्यू मिल जाएगी 9 प्लस 4 इज 13 टीएफ विच इज इक्वल टू 310। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं। टीएफ इज इक्वल टू 13 to the 26 and 13 3 the 39. So this is the final answer. Okay, TF is 23.8 degree Celsius. So option C is our correct answer. समझा हमने कैसे किया है, राइट? तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द गिवन सेटअप फाइंड करना है, राइट? सो क्या क्या दिया है हमें, एरिया गिवन है, एरिया इज ए, देन सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज डी, एंड इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया है, राइट? तो इसका मैं अगर सर्किट डायग्राम बनाता हूं तो कैसे बनेगा, ये ऐसे गिवन है, राइट? दैट मीन्स ये जो दो कैपेसिटर्स है वो सीरीज में है, और ये जो एक बड़ा कैपेसिटर है जिसका डाइलेक्ट्रिक एयर है वो पैरेलल में है। तो इसका सर्किट डायग्राम कैसे बन जाएगा, ये बनेगा, राइट? अभी क्या क्या गिवन है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ K1 K2। एरिया क्या क्या हो जाएगा, एरिया, ये एरिया A/2 है तो ए भी एरिया A/2 हो जाएगा, राइट? सो इसका एरिया A/2, इसका भी एरिया A/2, एंड इसका एरिया क्या है, इसका भी एरिया A/2। और सेपरेशन जो है वो जिस K1 का जो सेपरेशन है वो है D/2, K2 का भी जो सेपरेशन है वो D/2 है, और जो एयर वाला जो कैपेसिटर है उसका सेपरेशन क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, राइट? तो अभी हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, जो सीरीज में होता है वो तो सिंपली ऐड हो जाएगा, सॉरी, जो सीरीज में है उसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है। हम पहले इसका लिख लेते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया अपॉन डी बाय K1 प्लस डी बाय K2। यहाँ पे डी और डी डिफरेंट है, मतलब ये D1 लिख देता हूँ और ये D2 लिख देता हूँ। D1 और D2 का वैल्यू क्या है, D/2 है, और जो पैरेलल में है वो सिंपली ऐड हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन नॉट ए बाय D3 लिख देते हैं। D3 की वैल्यू क्या है, D3 की वैल्यू हो जाएगी D, क्योंकि ये पूरे का पूरे इसमें एयर है तो इसकी वैल्यू D हो जाएगी, राइट? सो सी इक्विवेलेंट हम निकालते हैं, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे A/2 है, सो मैं यहाँ पे A/2 लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाय D1 की वैल्यू क्या है, D/2 है, D/2K1 प्लस D2 की वैल्यू क्या है, D/2 है अगेन, सो D/K2 2K2 प्लस यहाँ पे इस कैपेसिटर का जो इक्विवेलेंट, इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इनटू ए की वैल्यू क्या है, A/2, एंड डी की वैल्यू है DA। सो सी इक्विवेलेंट विल बी, मैं एप्सिलॉन नॉट A/2 एप्सिलॉन नॉट ए निकाल लेता हूँ और यहाँ से डी ले लेता हूँ। सो अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, फिर K1 K2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस K2 प्लस 1/2 आ गया, राइट? सो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट? समझ गया हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाला, जब कैपेसिटेंस सीरीज में होते हैं तब ये फॉर्मूला लगेगा, और जब कैपेसिटेंस पैरेलल में होगा तब सिंपली ऐड करना है हमें कैपेसिटेंस। सीरीज वाले कैपेसिटेंस पहले निकाल लेना इक्विवेलेंट, फिर उसको जो पैरेलल में है कैपेसिटेंस उसको ऐड कर देना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a wire is supporting two masses on a pulley as shown. If breaking stress of wire is 2400 by pi Newton per meter square, find minimum radius of wire so that it does not break. Okay.
सो हमें क्या पूछा यहाँ पे जो मिनिमम रेडियस रहेगी वायर की, सो दैट उसका जो स्ट्रेस रहेगा वो 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 कम रहे ब्रेकिंग स्ट्रेस से, राइट। स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब फोर्स कहाँ से आएगा इस स्ट्रिंग में? स्ट्रिंग में फोर्स आएगा टेंशन की वजह से, तो हमें वो पहले टेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। टेंशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे हम? एफबीडी बना के। तो 5 kg वाली मास की एफबीडी बना लेते हैं। दिस इज 5 kg वाला मास एंड दिस इज 3 kg वाला मास। ओके, सो दिस इज ऑब्वियस कि 5 kg वाला मास नीचे जाएगा और 3 kg वाला मास ऊपर जाएगा, और दोनों का एक्सेलरेशन जो होगा वो सेम होगा, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगी, राइट। अभी 5 kg वाली मास पे कौन से फोर्स लग रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ऊपर टेंशन टी लग रहा है, राइट, स्ट्रिंग की वजह से। और यहाँ पे सिमिलरली टेंशन टी ऊपर 3 kg वाले मास को भी लग रहा है, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा? 3 × जी, राइट। अब हम 5 kg वाले मास के लिए इक्वेशन लिखते हैं, क्या हो जाएगा? 5g - t इज इक्वल टू 5 × a, राइट। और 3 kg वाले मास के लिए क्या इक्वेशन हो जाएगा? t - 3g इक्वल टू 3a, राइट। एक्सलरेशन इसका ऊपर के डायरेक्शन में है, सो ऊपर के डायरेक्शन इसके लिए पॉजिटिव मान लिया पर अपन ने, तो t - 3g इक्वल टू 3a हो गया। सो इन दोनों इक्वेशन को हमने अगर ऐड कर दिया तो क्या मिलेगा हमें? 5 - 3g इक्वल टू 2g एंड 5 + 3a इक्वल टू 8a। देयरफॉर a इज इक्वल टू g/4। a इक्वल टू g/4 मिल गया हमें। अभी हमें क्या करना है? हमें टेंशन फाइंड आउट करना है, क्योंकि F जो है वो टेंशन के बराबर होगा, राइट। टेंशन इन द स्ट्रिंग, दिस इज टेंशन, दिस इज टेंशन, राइट। सो अगर टेंशन ज्यादा हो गया, सॉरी टेंशन तो अभी कांस्टेंट है, अभी एरिया एरिया अगर वेरी करेंगे तो वैसे वैसे उसका स्ट्रेस वेरी करेगा, राइट। एरिया ज्यादा होगा तो स्ट्रेस कम होगा, इसीलिए हमें मिनिमम रेडियस पूछिए। सो टी टी अभी हम कैसे निकालेंगे? टी के लिए निकालना पड़ेगा हमें टी एक्सलेरेशन की वैल्यू इक्वेशन 1 या फिर इक्वेशन 2 में डाल के। तो इक्वेशन हम 2 सॉल्व कर लेते हैं। टी माइनस 3g इज इक्वल टू 3a। सो टी माइनस 3g इज इक्वल टू 3 × g/4। यहाँ से हमें टी की वैल्यू मिल गई, टी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3g/4 प्लस 3g विच इज इक्वल टू 15g/4, राइट। अभी सिग्मा इज इक्वल टू टी बाय ए, राइट। सो टी बाय ए शुड बी लेस देन 2400/पाई, राइट। क्योंकि ये ब्रेकिंग स्ट्रेस है, ब्रेकिंग स्ट्रेस से जो एक्चुअल स्ट्रेस रहेगा वो कम रहना चाहिए, तभी वायर नहीं टूटेगी। सो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? अभी टी की वैल्यू पता है 15g/4, एरिया क्या हो जाएगा? πr² इज लेस देन 2400/पाई। ओके, पाई से पाई कैंसिल हो गया, और फिर क्या आ जाएगा? r² इज ग्रेटर देन 15 × 10, जी की वैल्यू 10 हो जाएगी, 4 × 2400। ओके, इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा? 15 × 1 15 16। ओके, सो r² इज ग्रेटर देन 1/4 × 16। इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा? r इज ग्रेटर देन 1/2 × 4। 4 का अंडर रूट 2 हो गया, 16 का अंडर रूट 4 हो गया, सो r इज ग्रेटर देन 1/8 विच इज इक्वल टू 1/8 इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। सो ये पता चला हमने क्यों 12.5 सेंटीमीटर से बड़ा होना चाहिए। जब r बड़ा होगा तब एरिया बड़ा होगा वायर का, और एरिया बड़ा होगा तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। टेंशन हमने निकाल लिया था फ्री बॉडी डायग्राम निकाल के। सो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी होगा।
समझ गया कैसे किया? नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगर कहीं पे भी डाउट आता है, नहीं समझता है, तो वीडियो को पॉज करे, रिवाइंड करके दोबारा देखें। राइट, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिएगा। अगर आपको पसंद आया वीडियो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ओके, क्या दिया है? x1 इक्वल टू, इक्वेशन दी है वेव की, और x2 इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4, दो इक्वेशंस दी है। और हमें क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द गिवन मोशन। ओके, सो कोई भी इक्वेशन होगी सपोज ऐसे फॉर्म में, a साइन ओमेगा टी, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा? वो a होगा, क्योंकि हमें पता है साइन ओमेगा टी की वैल्यू या फिर किसी भी साइन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है? 1 हो सकती है। राइट, सो पहले क्वेश्चन में पहले इक्वेशन में क्या दिया है? x1 इक्वल टू 5/2 साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी। अभी हमें क्या निकालना है? अभी है इसका जो मैक्सिमम मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा? साइन 2 पाई टी प्लस कॉस 2 पाई टी। इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, राइट, इस फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी मल्टीप्लाइड बाय 5/2, ये x1 का एम्पलीट्यूड हो जाएगा। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये मैक्सिमम कब होते हैं? ये इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रहना चाहिए। आर मैक्सिमम, सॉरी, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। और फिर इस फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2 प्लस 1/√2 ओके, सो ये हमेशा याद रहना चाहिए। यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ। ओके, सो हम अभी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू √2 हो गई, तो x1 का एम्पलीट्यूड क्या हो गया? x1 का एम्पलीट्यूड a1 इज इक्वल टू 5/2 मल्टीप्लाई बाय √2 विच इज इक्वल टू 5/√2। ठीक है, अब x2 का क्या फंक्शन दिया है? x2 इक्वल टू 5 साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4। अभी साइन 2 पाई टी प्लस पाई बाय 4 इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? किसी भी साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, सो इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी। सो एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन का? a2 इज इक्वल टू 5, राइट, 5 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 5। अभी क्या पूछा है? रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड पूछा है, दैट मीन्स a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू कितना? a1 बाय a2 कितना हो जाएगा? 5/√2 डिवाइडेड बाय 5 विच इज इक्वल टू 1/√2। सो आंसर हमारा सी हो जाएगा। समझ गया? काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अभी क्या पूछा है? अ बल्ब विथ रेटिंग 100 वोल्ट 500 watt is to be connected in series with an unknown resistance and a battery of 200 volts। ओके, यहाँ पे बैटरी दी है 200 वोल्ट्स की, एक बल्ब दिया है 100 वोल्ट का, और उसकी पावर गिवन है 500 वॉट्स। अभी उसके अक्रॉस एक अननोन रेजिस्टेंस आर लगाया है, तो क्या कंडीशन दी है? व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ दिस अननोन रेजिस्टेंस सच दैट द बल्ब स्टिल डिसिपेट्स 500 वॉट। ओके, सो बल्ब को 500 वॉट डिसिपेट करने के लिए इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या गिवन है? 100 वोल्ट गिवन है, राइट। सो v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 500। हम लिख सकते हैं पावर कंज्यूम बाय एनी रेजिस्टर क्या होता है? v स्क्वायर बाय आर होता है। तो बल्ब ने जो पावर कंज्यूम की उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? v स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू 500। हमें ये कंडीशन गिवन है कि 500 वॉट उसने कंज्यूम करना चाहिए, यानी कि बल्ब ने डिसिपेट करनी चाहिए, राइट। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। v की वैल्यू क्या है? 100 है, 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 500। दैट मीन्स r बल्ब कितना हो गया? r बल्ब इज इक्वल टू 10,000 बाय 500 विच इज इक्वल टू 20। ओके, अभी हमें r बल्ब पता चल गया, r बल्ब पता है, v बल्ब पता है, v बल्ब इज इक्वल टू 100 वोल्ट, और पोटेंशियल डिफरेंस, बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है? 200 वोल्ट। अभी अगर बल्ब ने 100 वोल्ट खा लिया तो इस रेजिस्टर में कितना वोल्टेज बचा? इसमें भी 100 वोल्ट बचा, राइट। इसमें 100 वोल्ट है, इसमें 100 वोल्ट है,
तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आर बी इज इक्वल टू आर, तभी तो ये सेम वोल्टेज पे रहेंगे, राइट, इनके अक्रॉस वोल्टेज सेम रहेगा जब रेजिस्टेंस सेम रहेगा। और आरबी की वैल्यू क्या आई थी, 20। और क्या पूछा है हमें, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी है, तो ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो गई, 20 ओम हो गई। ओके, काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें ये सॉल्व करने की नीड नहीं है कि इस आर में क्या क्या वोल्टेज रहेगा और उसके बाद इस आर की वैल्यू क्या है। सिंपल सा लॉजिक लगाना है, अगर दोनों रेजिस्टेंस में वोल्टेज सेम है तो इसका मतलब यही है कि उन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, क्या गिवन है, टू वेक्टर्स ए एंड बी हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर एट एंगल 120 डिग्री विथ ईच अदर, फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड ए माइनस बी। ओके, क्या गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैं ए लिख लेता हूँ उसको, ओके, मैग्नीट्यूड को, एंड एंगल बिटवीन देम इज 120 डिग्री। तो अभी इनकी वेक्टर डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स एज्यूम कि जो वेक्टर ए है वो ऐसे हॉरिजॉन्टल है ऑफ मैग्नीट्यूड ए, ओके, एंड बी जो वेक्टर है वो 120 डिग्री पे है, 120 डिग्री पे विथ रिस्पेक्ट टू एंगल ए, हाँ सॉरी वेक्टर ए, ओके, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज एंगल 120 डिग्री। ओके, अभी क्या पूछा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस बी, इनका इनमें का एंगल क्या होगा, राइट। ए माइनस बी यानी बी का जो निगेटिव निगेटिव वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट, मैंने ये बी डाल दिया, बी वेक्टर को माइनस बी वेक्टर बना लिया, -1 से मल्टीप्लाई करके, राइट। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये लीनियर एंगल्स हो जाएंगे तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। अभी हमें क्या निकालना है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर निकाल सकते हैं हम। अभी अगर ये डायरेक्शन एक्स है, एक्स डायरेक्शन है, तो ये आई वेक्टर हो जाएगा, आई कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट। तो मैं बी वेक्टर को बी वेक्टर का स्प्लिट कर सकता हूँ वेक्टर ए के डायरेक्शन में, दैट इज एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, राइट, माइनस बी वेक्टर को। तो बी वेक्टर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बी वेक्टर को लिख सकता हूँ मैं माइनस बी कॉस 60 डिग्री आई, राइट, और ए माइनस ए कॉस 60 डिग्री, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, राइट, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये डायरेक्शन पॉजिटिव है। सो माइनस बी मतलब ए कॉस 60 डिग्री आई और ए साइन 60 डिग्री जे, और ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये निगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ए साइन 60 डिग्री जे हो गया। ओके, सो ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि हमने जो ए वेक्टर है वो ऑलरेडी एक्स डायरेक्शन में एज्यूम किया है। सो ए माइनस बी बी जो वेक्टर आएगा उसकी जो वैल्यू आएगी वो ऑलरेडी कुछ एंगल पे होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो हमें पता है कि किसी भी वेक्टर की एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल होता है वो कैसे निकालते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू जिस कंपोनेंट जे वाला कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आई वाला कंपोनेंट। सो tan थीटा इज इक्वल टू ए साइन 60 डिग्री माइनस ए साइन 60 डिग्री लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय ए कॉस 60 डिग्री, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये
सॉरी, ये जो हो गया ये तो बस बी वेक्टर हो गया। ओके, अभी राइट, ये हो गया माइनस बी वेक्टर हो गया। ये हमने बी वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखे हैं आई और जे के फॉर्म में। अभी हमें इसको ए वेक्टर के साथ ए वेक्टर से सबट्रैक्ट भी करना है। सो इसको हम कैसे लिख सकते हैं फिर, ए आई माइनस, मतलब ए आई प्लस माइनस बी वेक्टर। ओके, सो ए कॉस 60 डिग्री आई माइनस ए साइन 60 डिग्री जे। ठीक है, सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या आ जाएगा, ए प्लस ए कॉस 60 डिग्री, ए कॉस 60 डिग्री कितना होता है, कितना हो गया, ए बाय टू हो गया, माइनस ए साइन 60 डिग्री विच इज माइनस ए रूट 3/2। सो ये लिख सकता हूँ मैं, ए इंटू 1 प्लस 1/2 आई माइनस ए रूट 3/2 जे। ठीक है, अभी ये हो गया ए माइनस बी वेक्टर। सो ये जो एंगल होगा, इसका जो एंगल होगा एक्स एक्सिस के साथ, वही एंगल होगा ए वेक्टर के साथ भी। सो इसका हमें tan थीटा निकालना है। tan थीटा इज इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, रूट 3/2 जे वेक्टर का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय आई वेक्टर का कंपोनेंट विच इज इक्वल टू 3/2। टू टू कैंसल, दिस इज 1/√3। सो tan थीटा 1/√3 कब होता है, जब एंगल थीटा 30 डिग्री होता है। सो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। राइट, ऑप्शन बी इज और करेक्ट करेक्ट आंसर, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री जब tan थीटा 1/√3 होता है, थीटा इज 30 डिग्री। ये समझ गया, इसमें हमें पूरा सॉल्व करने की नीड नहीं है। सिंपली ए जो वेक्टर है उसको एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ले लो, फिर ए माइनस बी जो वेक्टर आएगा वो डायरेक्टली तुम्हारा एक्स एक्सिस से एंगल बना रहेगा। तो ए माइनस बी वेक्टर का एंगल निकालो एक्स एक्सिस के साथ, वही तुम्हारा एंगल हो जाएगा ए वेक्टर एंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, an unpolarized light of intensity I naught, this is I naught, okay, is incident on two polarites placed coaxially such that I naught by 2 intensity is received on the screen. By what angle the polarites placed close to the screen should be rotated so that intensity on screen becomes 3/8 I naught. Okay, तो हमें पता होता है कि किसी भी एंगल से अगर रोटेट करते हैं हम पोलराइट को, अगर उसका एंगल थीटा है, तो जो इंटेंसिटी रिसीव होती है वो क्या होती है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2। राइट, सो ये जो इंटेंसिटी थी पहले वो कितनी थी, आई बाय 2 थी, आई नॉट बाय 2 थी। दैट मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा कितना था हमारा, 1 था पहले, 1। सो इसका मतलब थीटा 1 जो था वो क्या था, इनिशियल थीटा जो था वो क्या था, 90 डिग्री था। राइट, कॉस थीटा 1 कब होता है, जब थीटा 90 डिग्री, सॉरी थीटा 0 डिग्री होता है। थीटा जब 0 डिग्री होता है तब cos थीटा 1 होता है। राइट, सो पहले जो एंगल था वो 0 डिग्री था। नाउ हमें पूछा है कि बाय व्हाट एंगल द पोलराइट क्लोज टू द स्क्रीन शुड बी रोटेटेड सो दैट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन बिकम्स 3/8 आई नॉट। अगेन हम सेम फॉर्मूला लगा देंगे, आई जीरो कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल टू, क्या दिया है हमें, 3/8 आई नॉट। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते क्या आ जाएगा, cos square theta is equal to 3/4 एंड cos theta इक्वल टू, इसका हम अंडर रूट ले लेंगे, क्या आ जाएगा, √3/2। राइट, सो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इज सिंपली 30 डिग्री। राइट, इनिशियल एंगल कितना था, 0 डिग्री था, फाइनल एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो रोटेशन कितना हो जाएगा, 30 डिग्री का। राइट, सो ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। काफी इजी क्वेश्चन है, बस एक फॉर्मूला लगाना है। राइट, डायरेक्ट आंसर वाले क्वेश्चन है। सो ये इजी क्वेश्चंस हमेशा सॉल्व करने हैं, इन पे गलती नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से रिलेटेड है। राइट, two persons x and y are moving towards each other with speeds of 36 km per hour and 72 km per hour. Y hears the sound of frequency 1320 hertz from x. What is the actual frequency? Okay,
तो यहाँ पे y क्या हो गया, ऑब्जर्वर हो गया, राइट, और x क्या हो गया, सोर्स हो गया। दोनों एक दूसरे की तरफ गिवन स्पीड से आ रहे हैं, राइट। इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो निगेटिव डायरेक्शन में है सोर्स के रिस्पेक्ट में। और हमें पता होता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करते हैं तब जो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है, मतलब जो नई फ्रीक्वेंसी हमें सुनाई देती है, मतलब जो आती है, रिसीव होती है ऑब्जर्वर से, ऑब्जर्वर पे, वो क्या होती है, एफ इक्वल टू एफ ओरिजिनल मल्टीप्लाइड बाय velocity of sound minus velocity of observer with respect to this source, right, divided by velocity of sound minus velocity of source। ओके, ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स होगा, राइट। इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो वी नॉट ही होगा, पर जो डायरेक्शन होगा वो सोर्स के रिस्पेक्ट में होगा। अभी सोर्स के रिस्पेक्ट में ये तो निगेटिव डायरेक्शन में है, तो वी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वी नॉट हो जाएगी। ओके, एंड एफ डैश इज इक्वल टू 1320 हर्ट्स। ओके, तो सॉल्व करते हैं। जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी एफ नॉट है, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 माइनस 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 वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर y है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर 72 किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कर लेते हैं, कैसे करेंगे, 18 किलोमीटर पर आवर यानी 5 मीटर पर सेकेंड। सो 72 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा, 18 इंटू फोर, तो 5 इंटू फोर, 5 इंटू फोर इज 20 मीटर पर सेकेंड। सिंपल है, ये हमेशा याद रखना, 5 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर। So velocity of observer is 20 meter per second. Velocity of source is 18 to the 36 kilometer per hour. 36 kilometer per hour यानी 10 meter per second. 5 into 2, right? 10 meter per second. So 340 minus 20 meter per second divided by 340 minus 10. This is equal to 1320 hertz. ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, एफ ओ मल्टीप्लाइड बाय 340 माइनस माइनस प्लस प्लस 20 360 हर्ट्ज, सॉरी 360 डिवाइडेड बाय 340 माइनस 10 330 इज इक्वल टू 1320। नाउ एफ ओ कितना हो जाएगा, 1320 मल्टीप्लाइड बाय 11 बाय, यहाँ से 11, यहाँ से 12 आ गया, 11 बाय 12, 12 इंटू 110 is equal to this, so FO is equal to 1210 हर्ट्ज, राइट। काफी इजी कैलकुलेशन भी थे, बस आखिरी तक के हमें डिवाइड करते रहना है और आंसर आ जाएगा, F is equal to 1210 हर्ट्ज। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, कैसे करना है पता चल गया। ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और इसमें हमें क्या ध्यान में रखना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर जो है वो, उसका जो डायरेक्शन रहेगा वो हमेशा सोर्स के रिस्पेक्ट में रहेगा। अगर दोनों एक दूसरे के तरफ आ रहा है यानी ये निगेटिव हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, और दोनों अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। सो उस हिसाब से हमें फॉर्मूले में चेंज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ अ वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू a sin 500x minus 11 raised to power 10 raised to power 11t. Find velocity of wave in the medium in terms of c, where c is the speed of light. Okay, so इक्वेशन ऑफ वेव हमें पता होती है, क्या होती है, y इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी, राइट। ये इक्वेशन ऑफ वेव होती है। तो यहाँ पे k इक्वल टू क्या हो गया, 500 दिया है, ओमेगा इक्वल टू कितना गिवन है, 10 रेज़ टू पावर 11 गिवन है। हमें ये पता होता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव कैसे निकालते हैं, ओमेगा बाय के। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ वेव, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ वेव इक्वल टू क्या हो गया, ओमेगा की वैल्यू हम डाल देते हैं, 10 रेज़ टू पावर 11 डिवाइडेड बाय के इज 500। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, गॉट इट।
या हमें यूनिट्स गिवन ही है, मतलब ठीक है। तो इस वेलोसिटी ऑफ वेव आ गई हमारी 2 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? c इक्वल टू 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। अभी वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म्स में हमें पूछा है, तो सिंपली हम v बाई सी कर लेंगे। क्या आ जाएगा? v बाई सी, यानी कि v बाई सी इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁻8 विच इज इक्वल टू 2 by 3, right? So this velocity of wave is equal to 2 by 3 times c. So option C is our correct answer. कुछ नहीं पूछा है, बस वेलोसिटी ऑफ वेव निकालनी है हमें। वेलोसिटी ऑफ लाइट पता है हमें क्या रहती है, 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड रहती है। वेव की वेलोसिटी को लाइट के वेलोसिटी के टर्म्स में निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्क्वायर प्लेट मास m एंड साइड l। ओके, स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m और साइड लेंथ l गिवन है, about an axis passing through one of its corner and perpendicular to the plane। ओके, सो एक स्क्वायर प्लेट गिवन है, उसके हमें कॉर्नर के एक्सिस पे, यानी ऐसे जो एक्सिस होगी उससे उसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। कैसे निकालेंगे? हमें पता होता है कि स्क्वायर का जो स्क्वायर के सेंटर से परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो एक्सिस जाती है उसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? m l स्क्वायर बाय 6 होता है। ये हम कैसे निकालते हैं ये भी पता है हमें, राइट? अगर उस प्लेन में ही कोई एक्सिस है जो उसके सेंटर से पास हो रही है, ओके, तो उसके अराउंड उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? आई एक्स इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाय 12, राइट? सपोज ये x है, ये y है, एंड दिस इज z एक्सिस। सो z एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता है, तो वो हम कैसे निकालते हैं? आई एक्स पता है हमें एम एल स्क्वायर बाय 12, आई वाई पता है हमें कितना होता है एम एल स्क्वायर बाय 12 बाय सिमेट्री, राइट? अभी उसके इन दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या हो जाता है? आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कभी भी किसी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के निकालने के लिए काम आता है। ओके, सो इसके वजह से जो आई जेड हो जाता है वो होता है स्क्वायर प्लेट का एम एल स्क्वायर बाय 6 होता है। ओके, पर अभी क्या पूछा है? अभी पूछा है कि ये जो एक्सिस है जो कॉर्नर से पास हो रही है और परपेंडिकुलर टू द स्क्वायर प्लेन है उसके अबाउट क्या होगा? सो उसके उसका जो डिस्टेंस है उन दोनों में का वो क्या हो जाएगा? L√2 by 2, half of the diagonal, right? This distance will be diagonal का डिस्टेंस के आधा हो जाएगा। सो जो इनर्शिया होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस एक्सिस के अबाउट, वो क्या हो जाएगा? आई जेड प्लस m इंटू डी स्क्वायर, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू एक्सिस। ओके, राइट? ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है। सो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? आई जेड हमें पता है एम एल स्क्वायर बाय 6 प्लस एम डी स्क्वायर बाय एम डी स्क्वायर, और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी? डी की वैल्यू हो जाएगी L√2 by 2, दैट इज L/√2 m इंटू एल स्क्वायर बाय 2। डी की वैल्यू हमने L/√2 डाल दी। सो इसका क्या आ गया फिर? C एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया, सॉरी 4 एम एल स्क्वायर बाय 6 आ गया, विच इज इक्वल टू 2 by 3 ml स्क्वायर। सो ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। पता चल गया। अगर हमें पता नहीं है सेंटर के अबाउट क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का, तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, राइट? ये फॉर्मूला तभी अप्लीकेबल होगा जब आई एक्स और आई वाई परपेंडिकुलर टू ईच अदर है एंड आई जेड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑल्सो। ओके, सो दिस इज द एक्सिस, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द दोनों एक्सिस, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के परपेंडिकुलर जब होगा तब ये फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, द प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस आर रिलेटेड एज पीटी क्यूब इक्वल टू कांस्टेंट। सो पीटी क्यूब इज इक्वल टू कांस्टेंट गिवन है।
एंड द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस इज, वो पूछा है कि क्या है। कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस कैसे निकालते हैं, 1/r इज इक्वल टू 1/v इंटू dv/dt। ये याद रख लो, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस होता है। सो अभी हमें ये निकालना है, राइट। हमें और क्या पता है, pv इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस फॉर्मूला, राइट, आइडियल गैस रिलेशन, pv इक्वल टू nRT। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, p इज इक्वल टू nRT बाई v। ओके, सो ये p इक्वल टू nRT बाई v मैं इस फॉर्मूले में डाल देता हूँ। क्या आ जाएगा, nRT बाई v मल्टीप्लाइड बाई t क्यूब इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट आ गया। ओके, नाउ इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, और nRT रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। अभी nr जो है वो भी एक कांस्टेंट ही है, सो इसको मैं अगर इधर लेके आता हूँ तो क्या हो जाएगा, t रेज़ टू पावर 4 इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। ओके, सो इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, v इक्वल टू k इज कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय t रेज़ टू पावर 4। ओके, ये हमारा इक्वेशन आ गया एक। अभी बस इसी इक्वेशन को इस फॉर्मूले में डाल दो r के, क्या आ जाएगा, r इक्वल टू 1/k रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय dv/dt, दैट इज d/dt ऑफ k इंटू t रेज़ टू पावर 4। अभी k इंटू t रेज़ टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1/k t रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं t के रिस्पेक्ट में, क्या आ जाएगा, 4k t क्यूब। ओके, सो क्या आ गया फिर, ये टी क्यूब और टी रेज़ टू पावर 4 को हम कैंसिल कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 4/t आ गया आंसर। ओके, सो दिस इज द वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ द गैस। सो इसकी वैल्यू आ गई 4/t। सो ऑप्शन ए इज और करेक्ट आंसर। समझ गया कैसे करना है, सिंपली डिफरेंशिएट करना है। अगर कोई भी इक्वेशन गिवन है, पी टी कोई भी, उसको आइडियल आइडियल गैस इक्वेशन से रिप्लेस कर देना है और डिफरेंशिएट करके कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन ऑफ गैस निकाल लेना, ठीक है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अ ब्लॉक डिस्प्लेसेस राइट एंड वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल, फाइंड Fa अपॉन Fb। ओके, सो कोई भी फोर्स होता है, दिस इज F एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट S, इसके बीच में अगर एंगल थीटा है, सो वर्क डन हम क्या लिखते हैं, वर्क डन इक्वल टू F डॉट S विच इज इक्वल टू F into S into cos theta, where F S are their magnitudes and cos theta means theta is the angle between the force and displacement। अभी क्या गिवन है कि जो डिस्प्लेसमेंट है इन दोनों फोर्स से, FA एंड FB से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो दोनों का सेम है। ओके, लेट्स से x है, x इज द डिस्प्लेसमेंट, s इक्वल टू x। ओके, एंड और दोनों सेम डायरेक्शन में है, राइट। सो इन दोनों के वजह से जो वर्क डन हुआ है वो सेम है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट भी सेम है और वर्क डन भी सेम है। वर्क डन बाय ए इज इक्वल टू वर्क डन बाय बी। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ए इंटू एक्स इंटू कॉस 45 डिग्री, राइट। एफ ए का एक्स के साथ जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। सो दिस इज इक्वल टू एफ पी इंटू एक्स, क्योंकि दोनों का सेम डिस्प्लेसमेंट हुआ है दोनों फोर्स की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय कॉस 60 डिग्री। एफ बी का जो एंगल है वो कितना है, 60 डिग्री है विद रिस्पेक्ट टू दिस डिस्प्लेसमेंट। सो अभी हमें ये सॉल्व करने के बाद मिल जाएगा एफ ए अपॉन एफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 60 बाय cos 45। cos 60 कितना होता है, 1/2, और cos 45 कितना होता है, 1/√2।
सो इससे आंसर आ जाएगा, क्या आ गया, 1/√2। सो ऑप्शन बी इज और करेक्ट आंसर। समझ गया, इसमें कुछ नहीं है, बस वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और उसको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्या गिवन था हमें, डिस्प्लेसमेंट सेम था, वर्क डन सेम था, बस दोनों फोर्स का रेशियो निकालना था। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर इन स्टेडी स्टेट। 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर कौन सा है, ये है, राइट। और स्टेडी स्टेट में पूछा है, दैट मीन्स स्टेडी स्टेट में क्या होता है, जो करंट हो जाएगा वो इसमें से जीरो हो जाएगा, बस करंट यहां से जाएगा, दिस विल बी आई। ओके, सो करंट बस इसमें से फ्लो होगा, तो इसमें से जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है, R1 इज 4 है, R2 इज 1 ओम है, सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो गया, R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू 5 ओम, 4 ओम प्लस 1 ओम इज इक्वल टू 5 ओम। तो इसमें से जो करंट जाएगा वो कितना हो जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय करंट कितना होता है, वोल्टेज बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस V बाय R इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 1 एम्पियर। ओके, इसमें से अगर 1 एम्पियर जा रहा है, दिस इज हाई। ओके, ये पूरे सर्किट में सेम करंट रहेगा, ऊपर के जो सर्किट में कुछ करंट नहीं रहेगा, दैट में सो ये नीचे वाले सर्किट में नीचे वाले लूप में आई करंट रहेगा एंड पूरे की वैल्यू क्या होगी, 1 एम्पियर होगी। सो अभी इसके अक्रॉस 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा, 4 ओम वाले रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, क्या होगा, I इंटू R, राइट, विच इज इक्वल टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 4 ओम, 4 ओम इज इक्वल टू 4 वोल्ट हो गया, राइट। सो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में का, वो जो क्या हो गया, 4 वोल्ट हो गया। अभी ऊपर वाले लूप में, ऊपर वाले लूप का सर्किट कैसा है, राइट। ओके, सो ऊपर वाले लूप का सर्किट ऐसे हो गया, इन दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। दिस इज ए, दिस इज बी, राइट। 4 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया 4 माइक्रोफैराड, दिस इज 6 ओम, दिस इज 2 माइक्रोफैराड, दिस इज 2 माइक्रोफैराड। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस अगर पैरेलल में है तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, C1 प्लस C2, C पैरेलल इज इक्वल टू C1 प्लस C2। सो ये कितना हो गया, 4 माइक्रोफैराड हो गया, राइट। अभी ये 4 माइक्रोफैराड है, ये 4 माइक्रोफैराड है, तो इन दोनों में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो भी सेम रहेगा, राइट। जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो भी दोनों कैपेसिटर के अक्रॉस सेम रहेगा। सो सेम रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा। सो यही पूछा है, 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अराउंड अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा। सो आंसर क्या हो जाएगा, 4 वोल्ट बाय 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट, 2 वोल्ट हो गया, राइट। तो और चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चार्ज इक्वल टू CV, राइट। CV होता है चार्ज, सो चार्ज इक्वल टू C क्या है, C 4 है, 4 माइक्रोफैराड मल्टीप्लाइड बाय वोल्टेज ड्रॉप कितना है, 2 वोल्ट है, सो Q इक्वल टू 8 कूलम्स, ओके, माइक्रो कूलम। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। बस स्टेडी स्टेट में करंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो, I इक्वल टू जीरो इन स्टेडी स्टेट, ये ध्यान में रखना है, फिर क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट। स्टेडी स्टेट में करंट जीरो हो गया, इसीलिए ऊपर वाले जो लूप में है वो करंट नहीं था, करंट जीरो था, बस नीचे वाले लूप में था। क्या किया फिर हमने, नीचे वाले लूप में इन दो पॉइंट्स के बीच में का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, करंट मिला हमें, करंट से हमने इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वही पोटेंशियल डिफरेंस पॉइंट ए और बी में रहेगा, और
फिर इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो 4 माइक्रोफैराड हो गया, इसका भी 4 था, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी दोनों में आधा आधा रहेगा। सो 4/2 दैट इज 2। फिर हमें पता होता है कि चार्ज चार्ज किसी कैपेसिटर में कितना हो सकता है, Q इक्वल टू C इंटू वी। सो उससे हमने 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के अराउंड जो चार्ज था वो निकाल लिया, विच इज इक्वल टू 8 माइक्रोकूलम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज इंक्रीज फॉर द सेम कलर, फॉर द सेम कलर यानी लैम्बडा इज सेम रहेगा, लैम्बडा इक्वल टू कांस्टेंट, राइट, और फ्रीक्वेंसी भी सेम सेम रहेगी क्योंकि लैम्बडा कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट रहेगी, सो फ्रीक्वेंसी भी कांस्टेंट रहेगी, राइट। सो इंटेंसिटी अगर बढ़ती है दैट मीन्स क्या बढ़ा है, उनकी जो नंबर ऑफ फोटॉन्स है वो बढ़े हैं, ओके, तभी इंटेंसिटी बढ़ेगी। So this is very one-liner question, and you have to know what intensity basically means. Intensity is basically एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन, ओके, एनर्जी का कॉन्सेंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, राइट। सो इंटेंसिटी अगर बढ़ती है तो बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ना फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ना वेवलेंथ बढ़ेगी, ना काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगी, बस नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस d1 फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर, ओके। सो ड्रॉ कर लेते हैं हम। दिस इज कॉन्केव मिरर, ओके, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लेट्स अज्यूम दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके। अभी क्या दिया है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द d1 डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्केव मिरर अवे फ्रॉम द मिरर। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है जो d1 डिस्टेंस पे है फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड अवे फ्रॉम द मिरर, ठीक है। फिर दिया है, इट्स इमेज इज फॉर्म एट अ डिस्टेंस d2 फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टुवर्ड्स द मिरर। अभी टुवर्ड्स द मिरर यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस डायरेक्शन में यहाँ पे इमेज बनेगी, राइट। सो दिस इज इमेज I एंड दिस डिस्टेंस इज d2, okay, so this is d2, this is d1। let's assume कि r is the radius of curvature of concave mirror, ठीक है। अभी हमें ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस पता है, इमेज का सेंटर ऑफ कर्वेचर से डिस्टेंस पता है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर निकालनी है r। हमें पता होता है फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर डिवाइडेड बाय 2। ये रिलेशन होता है फोकल लेंथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर के साथ, राइट। अभी r अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है तो u क्या हो जाएगा, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, दिस इज पोल, राइट। सो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, u इक्वल टू d1 प्लस रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि d1 इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो u इज इक्वल टू d1 प्लस r। अभी इसकी साइन क्या होगी, यहां से लाइट आ रही है और सो इस डायरेक्शन मतलब दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव, और जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लेफ्ट साइड में है, सो दिस विल बी निगेटिव, राइट, माइनस d1 प्लस r, माइनस ऑफ d1 प्लस r, u इज इक्वल टू। सिमिलरली v क्या हो जाएगा, v की वैल्यू भी निगेटिव रहेगी क्योंकि इमेज जो है वो भी मिरर के लेफ्ट साइड में बना है, सो डिस्टेंस ऑफ इमेज भी निगेटिव रहेगी। सो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ r माइनस d2, क्योंकि इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के राइट साइड में है एंड डिस्टेंस d2 पे, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ r माइनस d2। अभी हमें पता होता है कौन किसी भी मिरर के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ओके। अभी इनको हम अभी ये जो वैल्यूज है वो हम फॉर्मूले में डाल देते हैं, क्या मिलेगा हमें, 1/f इज इक्वल टू 2/r, राइट, is equal to 1/u is equal to minus of 1/d1 plus r plus 1/v is equal to minus 1/r minus d2, ओके। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे क्या आ जाएगा,
2 by r is equal to minus of r minus d2 plus r plus d1 divided by r plus d1 multiplied by r minus d2. ओके, तो वापस सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, माइनस 2r प्लस d1 माइनस d2। ओके, अभी ये r को इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ और नीचे वाले को इधर ला लेता हूँ, क्या हो जाएगा, r प्लस d1 इंटू r माइनस d2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2r प्लस d1 माइनस d2 मल्टीप्लाइड बाय r। सो क्या आ गया, 2r स्क्वायर प्लस 2r d1 माइनस 2r d2 माइनस 2 d1 d2 इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू ओके, so this is minus 2r square plus r into d1 minus d2। ओके, यहाँ पे हमने एक और मिस्टेक की है, दैट इज फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2 नहीं माइनस r/2 होगी, क्योंकि कॉन्केव मिरर की जो फोकल लेंथ है, फोकस है, वो लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे लाई करता है, एंड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर हमारे जो कन्वेंशन है, कन्वेंशन के हिसाब से सारे डिस्टेंसेस नेगेटिव होंगे, राइट साइड ऑफ द मिरर पे सारे डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगे, सो फोकल लेंथ विल बी माइनस r/2। सो यहाँ पे माइनस r/2 हो गया, सो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस आ गया तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, सो दिस whole will be minus of this, similarly this, so माइनस माइनस कैंसिल हो गया। अभी यहाँ पे क्या आ गया, अभी यहाँ पे आ गया r 2r स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन r इंटू d1 माइनस d2 वो भी कैंसिल हो गया, r इंटू नहीं r इंटू d1 माइनस d2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ठीक है, ओके, सो यहाँ पे क्या बचा अभी, r इंटू d1 माइनस d2 माइनस 2d1 d2 इज इक्वल टू 0। ओके, सो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 d1 d2 अपॉन d1 माइनस d2, राइट। सो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल लिया, जब d1 डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड d2 डिस्टेंस पे इमेज होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 into d1 into d2 divided by d1 minus d2। So option A is our correct answer. Okay, so this was our last question of today's video. आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, हमने कुछ गलतियां भी की, उससे सीखा भी, और ये भी पता किया कि कौन से चैप्टर्स में कौन से सवाल आ सकते हैं। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आप जेई या फिर नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं हर हफ्ते ऐसे ही कुछ नए वीडियोस डालते रहूंगा जो आपकी मदद करेंगे जेई या नीट के प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू दोस्तों।